मैं निवेदन करूंगा श्री रविशंकर रवि जी से। आप गुवाहाटी में कई वर्षों से रह रहे हैं, आप दैनिक समाचार पत्र के संपादक हैं। दरअसल जब मैं झारखंड में था और मधुपुर में था तो उस समय दिनेश मिश्रा जी से कई बार मुलाकात होती थी, हम लोग बैठकों में मिलते थे और बाढ़ के बारे में एक समझ मेरी उस समय विकसित होने लगी थी। हालांकि मैं उसमें इतना मैच्योर्ड भी नहीं था, लेकिन बाढ़ को, तटबंधों की राजनीति, इन सारी चीजों को, या फिर गंगा मुक्ति आंदोलन से मैं जुड़ा तो उसमें भी वो फरक्का का और फिर सिल्टिंग का, ये सारी चीजें कुछ कुछ समझ में आने लगी। मैं जब 89 में मैं असम आया और 89 और आज मैं जब देखता हूं तो बाढ़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पहले भी बाढ़ आती थी, असम में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जिस ढंग से बाढ़ की तबाही बढ़ी है, यह चिंता की बात है। तो मुझे लगा कि विद्वानों की या एक्सपर्ट लोगों की रिपोर्ट पढ़ने के बजाय मैं उन इलाकों में चला गया, खास करके धेमाजी का इलाका जो अरुणाचल की तलहटी में है और पहाड़ के नीचे है, ब्रह्मपुत्र के किनारे है, और सबसे पहले बाढ़ जो है वहीं पर आती है। तो मैं धेमाजी के इलाके में चला गया और वहां पर जो ब्रह्मपुत्र के किनारे जो लोग रहते हैं, जो गांव हैं, उनके बूढ़े लोगों से मैं बात करने लगा बाढ़ के बारे में कि और असमिया में चूंकि मैं उनसे बात करता था तो उनको सहजता भी होती थी कि कैसे आप लोग पहले बच जाते थे। पहले तो ना तो स्पीड बोट थी और ना ये राहत थी और ये था, और अब इस तरह की स्थिति क्यों आ रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल जब बाढ़ आती थी या आने वाली थी तो पानी के रंग से हम लोगों को पता चल जाता था कि अब जल का स्तर बढ़ेगा, और हम तैयारी शुरू कर देते थे ऊंची जगहों पर जाने का। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता था हम ऊंची जगह की तरफ चले जाते थे। दूसरा यह है कि उनका जो अपनी लाइफ स्टाइल है, आप देखिएगा अगर उन इलाकों में जाकर, तो उसको वो लोग चांग घर बोलते हैं, मचान नुमा घर। और वो जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर वो लोग रहते हैं, 7 फीट 8 फीट 10 फीट की ऊंचाई पर। और खास करके आप माजुली और वो धेमाजी का जो वो इलाका है जहां पर बाढ़ हमेशा आती है, वहां पर लोग जमीन से 10 फीट ऊपर रहते हैं मचान बनाकर। और मचान पर जाने के लिए उनके वही लकड़ी बांस की सीढ़ी है, यहाँ पर बांस की कोई कमी नहीं है। बारिश के दिनों में जब बाढ़ नहीं रहती है तो उसके नीचे ही उनके मवेशी, सुअर, बत्तख, ये लोग वहां पर रखते हैं। और जब बाढ़ आती है तो ये सारे मवेशी ऊपर ही चले जाते हैं मचान पर। और माजुली या उस पूरे इलाके में हर घर के नीचे एक डेंगी बंधी रहती है। और वो लोग उनके, जैसा कि मिश्रा जी भी बता रहे थे, वो बचपन से ही वो जानते हैं कि नाव को कैसे चलाना है या पानी में कैसे तैरना है। और मैंने देखा खास करके जो मिसिंग ट्राइब है धेमाजी, लखीमपुर और इस पूरे इलाके में, वो पानी के साथ जीना जानती है। पानी उनके, और असम में दिक्कत क्या है कि यहाँ मध्य अप्रैल से लेकर मध्य अक्टूबर के बीच में कभी भी बाढ़ आ सकती है। और इस बार तो 3 बार बाढ़ आ चुकी। ऐसा बहुत कम होता है कि 3 बार बाढ़ आ जाए, और इस बार अभी कुछ इलाकों में तो 4थी बार बाढ़ आ गई है। अब लोग बोल रहे हैं कि ऊपर में, जैसे तटबंध नेपाल की बात आ रही है कि नेपाल में कोसी में ऊपर बांध बनना चाहिए। यहां ब्रह्मपुत्र में भी तिब्बत में चीन बांध बना रहा। तो अब यहां आशंका दूसरी है। असम या अरुणाचल के लोगों को लगता है कि तिब्बत अगर ऊपर बांध बना लेगा और पानी को डाइवर्ट कर देगा तो हमारा ब्रह्मपुत्र तो सूख जाएगा और उसका पानी कम हो जाएगा। ये अलग बात है कि ब्रह्मपुत्र में इतनी सारी नदियां आकर मिलती हैं कि अगर वो तिब्बत में एक धारा ब्लॉक भी होता है, वैसे पूरे धारा को ये ब्लॉक कर भी नहीं सकते हैं। वो ब्रह्मपुत्र जैसे नदी को पूरी तरह से डाइवर्ट करना संभव नहीं है। उसके बाद अरुणाचल के इस इलाके से, चीन के दूसरे हिस्से से
लोहित जैसे नदी है वो चीन के दूसरे हिस्से से आती है, और ब्रह्मपुत्रा जो है वो चीन के दूसरे, लेकिन आकर वहां पर तिनसुकिया डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आकर वो वहां पर मिलती है। इतनी सारी नदियां आकर मिलती हैं कि इसलिए ब्रह्मपुत्र के सूखने का भ्रम जो ये है। लेकिन अब समस्या जो दिख रही है वो ये कि ब्रह्मपुत्र में सिल्टिंग, वो जो गाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, और नदी का जो बेड है वो लगातार ऊपर हुआ है। इसकी मुख्य वजह ये है, ये गुवाहाटी के पास ही मेघालय का इलाका है, और वहां पर उमसोई बोल के एक पहाड़ी नदी है। माने खासी शब्द में होता है पानी। तो पहले उस इलाके में हम लोग पिकनिक भी करने जाते थे, तो पहले बिल्कुल पानी साफ था, आपका चेहरा उसमें दिखाई पड़ता था। पिछले दिनों जब मैं गया तो पानी पूरी तरह से गंदला है, और जब पानी नदी में मैंने पैर डाले तो पूरा पैर कीचड़ में डूब गया, जबकि पहले बालू था। हुआ क्या है, ये शहरों में जो बालू की जरूरत हुई, तो इस तरह की जो छोटी छोटी नदियां हैं जो जंगल में है, जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, वहां से बड़े पैमाने पर बालू का दोहन भी हो रहा है। सारी छोटी छोटी नदियां जो है, जिनको नाला आप कहिएगा, उससे इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि पूरे नदी का बेड कीचड़ से भर गया है। और जो पानी को जो वहां पर फिल्टर करने का, या जो पहाड़ी जो गाद आती थी उसको जो थोड़ा सा कंट्रोल करते थी, वो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं, और सारा का सारा मिट्टी जो है वो ब्रह्मपुत्र में भरता चला जा रहा है। ब्रह्मपुत्र में आप जब देखिएगा, और ऊपर जो पहाड़ वगैरह पर, खास करके अरुणाचल में जिस ढंग से डेवलपमेंट हुए हैं पहाड़ पर, और उसकी वजह से कटाई भी हुई है, तो आपको ब्रह्मपुत्र में बाढ़ के दिनों में बड़े बड़े विशाल पेड़ डूबते हुए, तैरते हुए नजर आते हैं। तो ये जो एक समस्या, और समस्या उस पर एक तो यहाँ पर एक है कि एक डाइक, ये तटबंध वाली जो एक समस्या है। दूसरा है जैसे माजुली है, वहां पर तटबंध बनाने के लिए कितने बार माजुली की जो भौगोलिक बनावट हुई है, वो 2-3 नदियों के बीच में माजुली बसा हुआ है, और वो वही बालू जमते 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 वहां पर टापू जैसा होते 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 अब वो माजुली एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। लेकिन नदी का जो अपना स्तर है, और वहां पर मिट्टी, वो बालू वाली मिट्टी है, जोर से पानी आता है तो एक बड़ा हिस्सा कट के उसमें डूब जाता है। आज के दिन में आधा माजुली तो कट गया है, और वहां पर पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा। अब उस माजुली को कैसे बचाया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और माजुली थोड़ा सा असम के लिए इमोशनल मामला है। इमोशनल इसलिए है कि जो असमिया संस्कृति के जो का केंद्र रहा है माजुली, क्योंकि महान संत श्रीमंत शंकर देव ने वहीं पर नाम घर स्थापित किया था, वहीं पर उन्होंने आश्रम की तरह वहां पर व्यवस्था की थी, जहां पर शिक्षा है की व्यवस्था की जाती है, सत्रों की स्थापना वहां पर की उन्होंने। तो अब लोगों को लगता है कि वही माजुली तो असमिया संस्कृति का केंद्र है, इसको तो बचाना है। और वहां जितने सत्र उसको एक समय से समझ लिए कि गुरुकुल की जो परंपरा थी, गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे, गुरु शिष्य वहीं भोजन बनाते थे, काम करते थे, और अपना उपार्जन वो खुद करते। तो ऐसे कई सत्र वहां पर थे, जो सत्रों को धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा। अब इन सारी चीजों को बचाने के लिए 1980 में एक एक्ट की तरह, सेंट्रल एक्ट की तरह, संविधान के तहत ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का गठन हुआ। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का मेन फंक्शन था कि जो ब्रह्मपुत्रा वैली है, असम, अरुणाचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, वहां के लिए इरोजन, फ्लड, इन सब चीजों के लिए प्लानिंग करनी थी। वो एक पॉलिटिकल डिमांड था, और उस लोगों को लगा कि ब्रह्मपुत्रा के बोर्ड के गठन हो जाने से अब तो असम और नॉर्थ ईस्ट की बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। अरबों अरब रुपया उनकी योजनाओं में खर्च हो गए। माजुली पर उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। अब वो बालू से भरी हुई बोरियों से आप ब्रह्मपुत्र जैसे नदी की बाढ़ को कभी रोक सकते हैं? एक्चुअली अगर हम देखें असम में, तो यहाँ पर जो ये बाढ़ है और ये जो तटबंध की राजनीति है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है।
हर इलाके के लोग, आप इन दिनों यहाँ के अखबारों को देख लीजिए, हर इलाके से मांग हो रही है, जहां पर भी बाढ़ का पानी जा रहा, तटबंध बनाओ, तटबंध चाहिए हमको। और उनको खुश करने के लिए तटबंध कैसे बन रहा है? बोरियों में बालू भरकर नदी के किनारे खड़ा रख दिया जाए, हजारों हजार बोरियां खड़ी कर दी गई और वो तटबंध तैयार हो गया और उस पर मिट्टी डाल दिया गया। वो पानी के साथ अगले साल, 2 साल 3 साल के अंदर वो पानी रिश्ता 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 वो तटबंध खत्म हो जाता है। तो तटबंध यहाँ पर करप्शन का एक बहुत बड़ा माध्यम है और हम लोग देखते हैं कि किस ढंग से यहाँ पर तटबंध बनाए जा रहे हैं। अब इन लोगों ने दूसरा यह है कि इतने तटबंध हैं कि आप उसकी देखभाल कैसे कीजिएगा? पानी का जब तेज प्रभाव आता है या चूहे उसमें बिल करते हैं, दूसरे जीव जंतु भी बिल करते हैं, वो उसकी वजह से वो पानी रिसने, यहाँ कोई पक्का या कोई कंक्रीट का तटबंध तो है नहीं, मिट्टी के बने हुए तटबंध है, बालू की बोरियों से, बांस के बेड़े से। तो उसका आप कितना उसकी देखभाल कर पाएंगे? तो 4 साल 5 साल के अंदर वो तटबंध, कभी इस साल इधर का तटबंध टूटता है, उस साल उधर का तटबंध टूटता है, और जब किसी नए इलाके में तटबंध बनता है तो पानी का दबाव किसी दूसरे इलाके में चला जाता है। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र का जो नेचर है वो अपनी धारा हमेशा बदलते रहती है, कभी नॉर्थ बैंक की तरफ उसका धारा रहता है, कभी साउथ बैंक की तरफ रहता है, कभी पानी का दबाव इधर रहता है, कभी पानी का दबाव उधर रहता है। तो तटबंध के नाम पर, और यहाँ पर मजाक में लोग कहते हैं कि जिस साल बाढ़ आती है उस समय फेस्टिवल, दुर्गा पूजा फेस्टिवल की मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बाढ़ में राहत और डैम के निर्माण के और मरम्मत के काम पर जो करप्शन होता है, जो पैसा लोगों तक पहुंचता है, उससे लोग मार्केटिंग करते हैं। ये असम में एक कहावत है, एक व्यंग है, इसको लोग, इस बार कोरोना की वजह से थोड़ी सी स्थिति अलग है, लेकिन ये स्थिति असम में साफ तौर से दिखती है। कभी गंभीर जो एक पहल होनी चाहिए। और तटबंध, मैं तो चूंकि मिश्रा जी की राय से मैं शुरू से ही मानता हूं कि तटबंध से आप बाढ़ को रोक भी नहीं सकते। यहाँ के जो पुराने जानकार हैं, जो गांव के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे जब बात होती है तो वो वही बोलते हैं कि तटबंध टूटने से ज्यादा तबाही हो रही है। हम रात में सोए हैं, 15 फीट पानी आकर गांव भर में घुस गया। पहले भी बाढ़ आती थी, पानी आता था, धीरे धीरे हम लोग ऊंची जगहों पर चले जाते थे। दूसरा जो ज्यादा जो तबाही हुई है, चर एरिया जिसको कहते हैं, वो ये ब्रह्मपुत्र के बीच में जो टापू जैसा एरिया है, उसमें एक बहुत सारे लोग बस गए, और जब बाढ़ आती है तो फिर उनको, उनके राहत के नाम पर, चूंकि वो एक वोट बैंक भी है, उनको खुश करना है, तो ये सारी चीजें वहां पर चलते रहती हैं। कुल मिला के ये देखा कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जिसको लेकर इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनी थी, आज वो डिफंक्ट होकर बैठा है। अब उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट लेवल की अथॉरिटी बनाने की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंदर में है। उसका चेयरमैन, वर्षों तक उसका कोई चेयरमैन नहीं होता है, उसमें कोई जीएम नहीं होता है, उसमें कोई फंड नहीं होता है, वो एक सफेद हाथी की तरह वो बनकर रह गया। लोग काजीरंगा में, जैसे इस बार भी बाढ़ बहुत आ गई, काजीरंगा में बाढ़ हर साल आती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी ज्यादा बाढ़ आई। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, जबकि मैंने कुछ एक्सपर्ट लोगों से बात की तो बोले कि काजीरंगा में बाढ़ का आना बहुत जरूरी है। काजीरंगा में अगर बाढ़ नहीं आएगा तो ये जो एक सींग वाले गैंडे हैं, इनके साथ समस्या होगी। समस्या ये होगी कि इन गैंडों को वो बैम्बो ग्रास, वो लंबा वाला घास, काफी ऊंचे जो होते हैं, वो सबसे प्रिय है, जो एक हाथी के आकार के बराबर ऊंचाई उसके घास की होती है। और वो जब बाढ़ से नई मिट्टी आती है तो उस नई मिट्टी में वो घास काफी तेजी से उगती है, और वो गैंडे, और ज्यादातर गैंडे आपको उन्हीं घास वाले इलाकों में, गैंडे पहाड़ी इलाके में नहीं रहते हैं, वो ब्रह्मपुत्र के किनारे जो मैदान है और जो ऊंची घास है, उसी घास के इलाके में गैंडे पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर जंगल में बाढ़ नहीं आएगी, बहुत सारे बीमार पशु हैं, बहुत सारे पशु मर गए हैं जंगल में,
तो इस बाढ़ के बहाने पूरे जंगल की सफाई भी हो जाती है और नई मिट्टी आती है। असम में अगर बाढ़ नहीं आएगी तो एक बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि अकाल जैसी स्थिति हो जाती। एक साल मुझे याद है, यहाँ पर पानी बाढ़ कम आई तो अकाल हो गया, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन धान की 3 फसल होती है। कई इलाकों में 2 होती है, नहीं तो 3 की फसल होती है। वो बाढ़ का पानी आकर यहाँ जो वाटर बॉडीज है उसमें आकर भर जाता है और फिर लाखों लोग मछली मारते हैं। वाटर बॉडीज यहाँ पर इतनी है कि उसमें और बहुत ट्रेडिशनल जो मछलियां हैं, उनकी जो प्रजाति हैं, उन वाटर बॉडीज में मिलती है, तो वो सारा चीज आकर भर देती हैं। अब सवाल ये है कि हम पहले क्या होता था कि इस सारी वाटर बॉडीज का उपयोग नहीं होता था। अब एक अच्छी बात क्या हुई है कि इन वाटर बॉडीज में मछली पालन और इस तरह की चीजों का बढ़ा है। अब जैसे इस बार कोरोना काल में आमतौर से पहले असम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मछलियां बहुत पसंद है, तो आंध्र से मछलियां आती थी। इस कोरोना के काल में तो मछलियां बंद हो गई आना। यहाँ का लोकल जो प्रोडक्शन है, इस बार लोगों को लगा कि हमारा ये डिमांड है, और फिर दूसरी तरफ अब ग्रेजिंग फील्ड की तरफ लोगों का, पशुपालन की तरफ लोगों का ध्यान गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो बाढ़ के उपादान है। मुझे ये लगता है, और मैं इस बात को बोलता भी रहा हूं जहां मुझे मौका लगा है, कि ये तटबंधों के चक्कर में माथा मारने के बजाय आप काजीरंगा की जैसे मैं बात कर रहा था, इस बार एक बहुत अच्छा प्रयोग हुआ, 2-3 साल से चल रहा था, कि बाढ़ के पानी की वजह से ये सारे वन्य प्राणी और खास करके गैंडे वगैरह इधर उधर भागने लगते थे, पहाड़ पर की तरफ जाते थे और आबादी वाले इलाके में घुस जाते थे। इन लोगों ने क्या किया है, कई टीलों का निर्माण करवाया है उन नीचे इलाकों में, और इस बार मैंने देखा कि सारे टीले वन्य जीवों से भरे हुए थे। बाढ़ का पानी, तो मुझे लगता है कि नीचे वाले इलाकों में इस तरह के टीले का निर्माण और होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, वहां पर परमानेंट राहत सेंटर बनाकर रख देना चाहिए। और राहत सेंटर, जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि बाढ़ का पानी है तो वो अपने इलाके के राहत सेंटर में चले गए। जैसे ही पानी नीचे उतरा, इससे जो उनकी तबाही है, या जो उस समय स्कूल में, कॉलेज में इधर से उधर लोग सड़क पर जो शरण लेते हैं, उस दिशा में अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा अनुकूल होगा। और ये जो रिवर बेड वाला है, अब डिब्रूगढ़ शहर कुछ जगह पर तो तटबंध एक मजबूरी है, तटबंध एक कंपल्सन है। जैसे भूकंप के बाद डिब्रूगढ़ शहर का जो लेवल है और उसकी तुलना में ब्रह्मपुत्र का जो लेवल है वो ऊंचा है। बेड, ब्रह्मपुत्र का जो बेड का लेवल है वो डिब्रूगढ़ शहर से ऊंचा हो गया है। अब वहां पर तटबंध डाइक बनाया गया है और उस पर सड़क भी बना दी गई है। उसकी वजह से अब उसमें जहां पर ब्रीचेज होता है तो डिब्रूगढ़ शहर में दूसरे किनारे से पानी घुसने लगता है। जिस तरफ डाइक है उसकी वजह ऊपर के इलाके से वहां पर पानी आने लगता है। लेकिन वह एक बड़ी आबादी है, तो मुझे लगता है कि जहां पर बड़ी आबादी है उसको बचाना है, वहां पर ठीक है, कुछ डाइक वगैरह इस तरह के तटबंध के अलावा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो जो निचले इलाके हैं या जहां पर आबादी उतनी घनी नहीं है, उन इलाकों में इस तरह के तटबंध ज्यादा तबाही फैला रहे हैं। और लेकिन अब चूंकि पॉलिटिकल लोगों को खुश करना है, नेताओं को, हर एमएलए के पास सबसे पहला डिमांड यही जाता है कि हमारे इलाके में कटाव हो रहा, तटबंध बनाइए। ये बहुत ही पॉलिटिकल और बहुत ही बड़ा डिमांड असम में है। इन सारी चीजों को अगर किया जाए, मुझे लगता है, और परमानेंट रूप से शेल्टर वगैरह बना दिया जाए, ताकि हर साल जो इस तरह की दिक्कत हो रही है या जो लोगों को परेशानी होती है, या फिर बाढ़ या फिर उस मिसिंग जनजाति की तरह जो पानी और बाढ़ के साथ जीना जानती है, उसने बड़ी से बड़ी तबाही को भी देखा है, उनकी कोई शिकायत नहीं होती है। वो जानते हैं कि हमको बाढ़ में कैसे रहना है, क्या रहना। लेकिन जब से ये तटबंध टूटने लगे हैं, तब से उनकी समस्या ज्यादा गंभीर हो गई है। वो इस तरह की चीजों के वो अभ्यस्त नहीं थे। असम में एक और समस्या है, जैसे नेपाल में, बिहार के साथ है, भूटान में कई सारे पनबिजली परियोजनाएं बनी हैं और
वहां से बड़े पैमाने पर, पहले ये स्थिति नहीं थी, अब बड़े पैमाने पर वहां से बाढ़ का वो जो पानी जो है डैम से लोग छोड़ते हैं और उससे निचले असम में बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है। असम सरकार ने इस पर भारत सरकार के साथ अनुरोध किया है कि आप थोड़ा भूटान से इस बारे में बात कीजिए। चाइना से आप बात सीधी कर नहीं सकते हैं, चाइना वहां पर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि असम के जो अनुभव हैं, जो लोगों के पुराने अनुभव हैं, हमारे एक्सपर्ट को, अभियंताओं को, जो लोग नीति बना रहे हैं उनको, उन लोगों की सलाह लेकर कुछ एक व्यवस्थित एक रणनीति तैयार करनी चाहिए, तभी इस तरह की बाढ़ की समस्या को कम किया जा सकता है। बाढ़ को आने से रोका नहीं किया जा सकता है, जान माल की तबाही को कम किया जा सकता है। हालांकि इस पर काफी लोग अब सवाल भी उठाने लगे हैं कि क्या असम में जिस ढंग से तटबंध बन रहे हैं, तटबंध के नाम पर मजाक हो रहा है, तो तटबंध की जरूरत है क्या? क्यों नहीं उन इलाकों में ही तटबंध बनाया जाए सिर्फ जहां पर बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है वहां पर। बाकी इलाकों में इसको अब इतना इस पर माथापच्ची नहीं करनी है, इस तरह की बात यहाँ पर होने लगी है और ये लोगों की समझ में भी आ गई है। इस मामले में असम में थोड़ी सी एक अलग तरह की भावना है और ये मुद्दा उठता भी रहा है कि ये तटबंध के नाम पर जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा करप्शन हो रहा है, इससे ज्यादा बेहतर है कि बाढ़ आने दीजिए। वो उससे उतनी तबाही नहीं होगी जितनी तबाही, जितना पैसा ये तटबंधों के मरम्मत के नाम पर खर्च हो रहा है। आप देखिए अभी असम के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को एक प्रतिवेदन भेजा। असम में 5000 किलोमीटर लंबा तटबंध है अलग अलग टुकड़ों में। अब असम सरकार चाहती है कि उस पर सड़क बने, एक वैकल्पिक राह उस पर बने, तो उसके लिए एक बड़ा प्रपोजल उन्होंने भेजा है। अब ब्रह्मपुत्र की खुदाई का नितिन गडकरी ने आए थे तो यहाँ पर घोषणा की थी कि हम ब्रह्मपुत्र की खुदाई करेंगे। ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी खुदाई, ये माने मजाक है क्या? और हम उसका जो बालू निकलेगा वो नदी के किनारे पूरे सदिया से लेकर माने जहां से वो नदी असम में घुसी है और धुबड़ी तक, दोनों किनारे उस बालू से हम सड़क बना देंगे। अब समझिए उस पर कितना पैसा खर्च होगा। या वो योजना बाद में कुछ ड्रोजर वगैरह भी आए, असम में कुछ जगह पर उन्होंने बराक घाटी में खुदाई शुरू की, क्या हुई खुदाई, फिर बाढ़ आई, फिर उस तरह की स्थिति हुई। तो अब कहीं ना कहीं इसको लेकर एक जो यहाँ पर विभिन्न संगठन है, इस मामले में असम में एक चीज यह है कि कई संगठन और मीडिया में भी इस तरह के गंभीर मुद्दों पर लगातार चर्चा चल रही है और कहीं ना कहीं लोग यह मानने लगे हैं कि ये जो तटबंध के नाम पर राजनीति चल रही है ये बंद हो, बहुत जरूरी जहां पर तटबंध है, जैसे डिब्रूगढ़ शहर को बचाने के लिए है या किसी शहर को बचाने के लिए है, अब शहर को नहीं हटाया जा सकता है, वहीं पर हो, बाकी चीजें ये तटबंध वगैरह बंद हो और लोगों को जो क्षति होती है बाढ़ की वजह से, उसी तटबंध वाले फंड से इतना पैसा बच जाएगा कि लोगों की मदद की जा सकेगी।